Assalamu alaikum students. Biome Academy presents online classes. This is the first class, week 1, lesson 1, and the topic is Introduction to Biology. Biology, or the science of life, is not unfamiliar to you. It is in you and around you in greatly diverse forms everywhere you see in water, in air, and on land, you find living things which call your attention to ponder. बायोलॉजी जिंदगी की एक ऐसी साइंस की नॉलेज है जो आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ फॉर्म्स में शेप्स में मौजूद है हर जगह पानी में हवा में या फिर किसी भी जमीन में आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द आपके ज़माने में मुख्तलिफ किस्म के जानदार मौजूद हैं। वाई डू दे एग्जिस्ट? आपके पास कुछ सवालात आ जाते हैं कि ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। हाउ डू दे एग्जिस्ट? और कैसे ये यहाँ पे मौजूद हैं। व्हाट इज द अंडरलाइंग यूनिटी अमंग देम? और इनमें ऐसी कौन सी यूनिटी है, ऐसी कौन सी शुरुआत है, बेसिक है, जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। When and how they came into being? कहाँ से और कब ये इस जमाने में आ जाते हैं। If you have developed this intellect, then you are very close to knowing about the creator and his creation. अगर आपको ये ऐसे सवालात आते हैं दिमाग में, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन सवालात के आंसर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस नॉलेज में इजाफा आने की कोशिश करेंगे कि कैसे कि क्रिएटर ने ये सारी कायनात क्रिएट की है और उसकी क्रिएशन में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। So this chapter will elaborate you about the biology as the biology recalls your previous exposure to biology in earlier classes. Like in 9th classes, you already studied about the basic knowledge about biology. As you all know, bio means life and logos means study. That means study of life is known as biology. It gives you some novel thoughts, a modern and clear vision of the beginning of living things, from the molecular level up to the level of the complex organisms. बायोलॉजी देती है आपको एक ऐसे तरह के थॉट्स जो मॉडर्न तरीके से आपको एक नॉलेज में इजाफा दे रहे हैं, शुरुआत से लेकर जानदार के बारे में, उनकी मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर उनकी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन पे। It provides you the basis for systematic observations, hypotheses, predictions, and experimentation. Finally, this chapter gives you few examples of various brilliant biologists endeavor, such as modern diagnostic, therapeutics, control of disease, and techniques like cloning, hydroponics, etc. बायोलॉजी प्रोवाइड करती है आपको ऐसे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन की स्टडी जिसकी शुरुआत होती है हाइपोथेसिस पे। हाइपोथेसिस होता है हमारा एक इंटेलेक्चुअल गैसेस, कोई क्वेश्चंस, कोई प्रेडिक्शंस जो आगे जाके करेक्ट हो सकती है, जो जिसके ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और उनके रिजल्ट जब आ जाते हैं तो वो दुनिया में थ्योरी या फिर लॉ बन जाती है। और आखिर में ये चैप्टर आपको कुछ एग्जांपल देगा मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट की लिस्ट जो मौजूद है, उनके मुख्तलिफ तरीकों की जो मिस्ट्रीज उन्होंने बताई है हमें इस दुनिया में, उनके बारे में। जैसे कि मॉडर्न डायग्नोस्टिक किसने किया था, थेरेपेटिक्स के बारे में किसने बताया था, कंट्रोल ऑफ डिजीज कैसे किसी ने फर्स्ट टाइम हमें बताया था, और ये जो टेक्निक थी क्लोनिंग और हाइड्रोपोनिक वाली, इनके बारे में ये चैप्टर सारा इजाफा करेगा आपको, मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट की मुख्तलिफ बातें बताएगा। So this is the definition of biology. Biology is one of the natural science which deals with the things that exhibit the properties of life. बायोलॉजी नेचुरल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नॉलेज हासिल करते हैं जिंदगी की प्रॉपर्टीज के बारे में। साइंटिस्ट कॉल दीज थिंग्स एज ऑर्गेनिज्म।
साइंसदानों ने इनको नाम दिया है एज ऑर्गेनिजम्स, के ऑर्गेनिज्म की स्टडी। The word biology has been derived from two Greek words that mean bios means life and logos means to discuss. Formerly, living organisms were classified into two kingdoms, plant kingdom and animal kingdom. जैसा कि आपको मालूम है बायोलॉजी अल्फाज लिया गया है यूनान लैंग्वेज से, जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं। बायो मीन लाइफ, जिंदगी, लॉगस मीन टू डिस्कस और नॉलेज, नॉलेज अबाउट लाइफ। पिछले जमाने में लिविंग ऑर्गेनिज्म को तकसीम किया गया था दो क्लासिफिकेशन में, एक थी प्लांट किंगडम और दूसरी थी एनिमल किंगडम। The plants were studied under the subdivision botany and the animals were studied under the subdivision zoology. The latest research have discarded the old concept of two kingdoms of living organisms. According to modern system of technology, living organisms have been classified into following five kingdoms. प्लांट की स्टडी की जाती थी पहले सब डिवीजन बॉटनी की ब्रांच में, और एनिमल की स्टडी की जाती थी अंडर दी सब डिवीजन जूलॉजी में। जबकि जो लेटेस्ट रिसर्च ने ओल्ड कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, डिस्कार्डेड कर दिया, उसको रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जानदार इस दुनिया में अब डिस्कवर्ड हो चुके थे, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्नोनॉमी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया पांच मुख्तलिफ किस्म के किंगडम्स में। किंगडम प्रोकारियोट, सबसे पहले जो किंगडम आया हमारा वो किंगडम प्रोकारियोट था, जिसको पहले मोनेरा कहा जाता था। इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकारियोट्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रोकारियोट्स में सारे प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म डाले गए, जिसमें हमारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते थे, जिनका न्यूक्लियस जो है मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं था। ये जो अल्फाज प्रोकारियोट है वो लिया गया है दो ग्रीक वर्ड से, प्रो मीन फॉल, कार्योन मीन न्यूक्लियस। जिनका न्यूक्लियस मुकम्मल तौर पर रेडी ना हो जिनके सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोकारियोट, जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नंबर सेकंड आता है हमारा किंगडम प्रोटाक्टिस्टा, जिसको पहले प्रोटिस्टा कहा जाता था। इट इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल, प्लांट और फंजाई, दैट इज यूग्लिना, पैरामीशियम, कैलामिडोमोनास, प्लाज्मोडियम, etc. Multicellular algae and primitive fungi have also been included. जो हमारा सेकंड किंगडम था प्रोटाक्टिस्टा, उसमें क्या हुआ कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो डाले गए, लेकिन वो सारे के सारे यूकारियोटिक थे। यू मीन ट्रू, कार्योन मीन न्यूक्लियस, जिनका सेल के अंदर न्यूक्लियस मुकम्मल तौर पर रेडी था, उन सारे किस्म के ऑर्गेनिज्म को डाला गया प्रोटाक्टिस्टा में, जिसको फर्दर क्लासिफाइड नहीं किया गया, ज्यादा से ज्यादा एज एनिमल, प्लांट और फंजाई। यूग्लिना, पेरामीशियम, क्लेमेडोमोनास, प्लाज्मोडियम, ये एग्जांपल है हमारे जो प्रोटाक्टिस्टा में दिए गए हैं। मल्टीसेलुलर एल्गी और प्रिमिटिव फंजाई भी इसमें प्रोटाक्टिस्टा में डाले गए थे, क्योंकि वो फर्दर क्लासिफाइड नहीं किए गए थे। उसके बाद आता है हमारा किंगडम फंजाई। It includes non-chlorophyllous, multicellular, except yeast, organism having cutaneous cell wall, absorptic heterotroph, and have non-motile spores or gametes. For example, agaricus. In common, we can say mushroom, and our second yeast, etc. They are absorptic heterotroph. किंगडम फंजाई में नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर जानदार डाले गए। नॉन क्लोरोफिलस जो अपना खाना खुद तैयार ना कर पाए, उनको हम कहते हैं नॉन क्लोरोफिलस, जिनके सेल्स में अंदर क्लोरोफिल मौजूद ना हो, ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद ना हो, या फिर ऑर्गेनेल मौजूद ना हो, ऐसे किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग काइटेनियस सेल वॉल। The catenaceous composition is the protein composition. That means the cell wall of fungi is composed of protein. Absorptic heterotroph, that means they can depend upon the food prepared from an other organism like plant. They absorb their nutrition from that one organism, and they have non-motile spore or gametes.
Number 4, kingdom Plantae. It includes all the eukaryotic, multicellular, chlorophyllous, photosynthetic, autotrophs. Focus on these three words: chlorophyllous, photosynthetic, autotroph. That means किंगडम प्लांटी में सारे यूकैरियोटिक जानदार तो मौजूद थे, लेकिन वो सारे के सारे अब मल्टी सेलुलर जानदार मौजूद थे, जिनके सेल्स में क्लोरोफिलस ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद था, जो सलाहियत रखता है फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट की मौजूदगी में वो अपना खाना खुद सिंथेटिक करे, प्रोड्यूस करे, बनाए, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट की मौजूद से सनलाइट को कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी में, यानी कि फूड में, शुगर में, या फिर प्रोटीन्स में, या फिर लिपिड्स में। ऐसे किस्म के जानदार जो अपना खाना खुद बना सकें क्लोरोफिलस ऑर्गेनेल की मौजूद से या फिर पिगमेंट से, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। प्लांट हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ प्राइमरीली ऑफ सेलुलोज। प्लांट के सेल्स के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर से और स्कैरिटी ऑफ वाटर से या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। जो उसकी शुरुआत बनी हुई होती है सेल्यूलोज फाइबर से, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। Zygote retained to become embryo and exhibiting heteromorphic alternation of generation. किंगडम प्लांटी में जो जाइगोट होता है, जो सिंगल सेल होता है, वो एम्ब्रियो में रहता है, एक्सेबिटिंग करता है और उनमें हेटेरोमॉर्फिक यानी कि डिफरेंट फॉर्म वाली जनरेशन मौजूद होती हैं, जिसको हम कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक। अल्टरनेशन मीन्स पहले एक जनरेशन आएगी, उसके बाद उसकी दूसरी जनरेशन आएगी। लाइक mosses, fern, pines and apple. You will be study about the heteromorphic alternation of generation in chapter number 9 when we will start in future, in which you can observe that how they can change their form from bryophytes to tracheophytes, no, from gametophyte to the sporophyte. They will convert these generation from spore to gametophyte, from gametophyte to the sporophyte. Now the last one, but not the least one, our kingdom 5, that is the kingdom Animalia. It includes all eukaryotic, non-chlorophyllous, multicellular, ingestive, heterotrophic, with no cell wall. That is the Hydra, earthworm, human being, etc. As you all know, these all are eukaryotic multicellular, but these are the non-chlorophyllous, like fungi. But the fungi were absorptive heterotroph, while animalia are ingestive heterotroph. Whenever they ingest or eat anything into their mouth, then they will be use their teeth for mechanical digestion. They will be use their chemical digestion for, and then they will absorb the nutrition from that material, that food. This process occur in kingdom Animalia. Animalia kingdom do not contain cell wall, for example, Hydra, earthworm, human being, etc. Scientists have discovered and named more than 1.5 million species of living organisms which exist in a great variety of forms, shapes, and sizes. साइंसदानों ने डिस्कवर्ड किए और नाम दे दिए मोर देन 8.5 मिलियन स्पीशीज जानदारों की, जो एग्जिस्ट करती है मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज और फॉर्म में, शेप में और साइजेस में। फॉर एग्जांपल द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक वन बैक्टीरिया which may measure no more than 0.0001 millimeter to probably the largest animal whale in the world, which may measure up to 40 meters in length and weigh 150 tons, and trees, redwood tree, measuring over 300 feet in height. Modern biology does not only concern with the recognition of these species, but also deals with their vital structural and functional aspect. मॉडर्न बायोलॉजी ना कि सिर्फ हमें बताती है या रिकग्नाइजेशन करती है मुख्तलिफ किस्म की जिनसों की, स्पीशीज की, बट वो बताती है, हमें नॉलेज देती है सारे उनके जिंदगी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बातें जो किसी भी जानदार में मौजूद होती हैं। This has led to the division of biology into a large number of extremely specialized branches,
Some of the major branches or field of specialization in biology are defined below. यही मॉडर्न बायोलॉजी लीड करती है बायोलॉजी के डिवीजन को एक बड़े तादाद के नंबर्स में और स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में। जो उनकी मेजर कुछ ब्रांचेस हैं या फिर फील्ड हैं स्पेशलाइजेशन की, वो दी गई हैं यहाँ नीचे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। It is a recent branch of biological science that deals with the structure and function of the molecule, which form structure of the cell and its organelles that take part in the biological processes of a living organism. Nucleic acid, protein molecule. Molecular biology एक recent बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है जो हमें नॉलेज देती है स्ट्रक्चर और फंक्शन उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जो सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर उसके ऑर्गेनेल जो टेक पार्ट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में जानदारों के, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड का बन जाना या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल का बन जाना सेल के अंदर। उसके बाद आती है हमारी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ली गई है अल्फा मैक्रो से, जो है वेरी स्मॉल। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड पैथोजेनिक फंजाई which can only be seen under microscope. माइक्रोबायोलॉजी में हम डील करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के बारे में जो हमें आम आंख से दिखाई ना दे, उनको हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप। Macro means small, scorpion mean to see, like viruses, bacteria, protozoan, and pathogenic fungi. We can see them in microscope. Environmental biology. It deals with the study of environment and its effects on organisms. Previously, it was known as ecology. Environmental biology साइंस की नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं जानदारों के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं उनके माहौल के। जैसे कि प्रीवियसली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को कहा जाता था इकोलॉजी, और अब ये कन्वर्ट हो चुकी है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। मैरीन बायोलॉजी। It deals with the study of organisms inhabiting the sea and ocean and the physical and chemical characteristic of the environment. मैरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उन जानदारों के बारे में जो समुद्री पानी में रहते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो उनके इन्वायरमेंट की वजह से उनमें चेंजेस आ जाते हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं हम मैरीन बायोलॉजी में। Freshwater biology. It deals with the life during in the freshwater biology that their physical and chemical characteristic affecting it. फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम डील करते हैं उस स्टडी के बारे में जो फ्रेश वाटर बॉडीज हमें मिलती हैं फ्रेश वाटर में, उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी हम पढ़ते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी में, जो उनके एनवायरनमेंट की वजह से उन जानदारों में असरअंदाज होते हैं। पैरासाइटोलॉजी। Para means besides, cytos means food, logos means science or study. It deals with the study of parasitic organisms, their life cycle, mode of transmission, and interaction with their host. पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में या फिर उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, और कैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं अपने होस्ट को, इंटरेक्ट कैसे करते हैं। Human biology. This branch of biology deals with the biological aspect of man regarding evolution, anatomy, health, inheritance, etc. ह्यूमन बायोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं मेन के बारे में, जिसमें हमारा एवोल्यूशन आता है, एनाटॉमी इनसाइड दी स्ट्रक्चर स्टडी आती है, हेल्थ और इनहेरिटेंस और ईडीसी वगैरह वगैरह। सोशल बायोलॉजी। द सोशल बायोलॉजी word comes from socia, that means companion. Social biology is concerned with the social interaction within a population of a given animal species, especially in human being, focuses on such issues as whether certain behavior are inherited or culturally induced. सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोशल इंटरेक्शन के बारे में, पॉपुलेशन जो इर्द गिर्द अपने जानवरों की स्पीशीज में या फिर अपने ह्यूमन टू ह्यूमन स्पीशीज में वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें फोकसेस होता है ऐसे इश्यूज के बारे में जिसके कुछ बिहेवियर होते हैं या जो दिए जा सक मिलते हैं हमें इन्वायरमेंट से या फिर कल्चरली इंड्यूस किया जाता है हमें। बायोटेक्नोलॉजी।
Biomean life technology, I mean systematic treatment. This is a very recent branch introduced in biological sciences. It deals with the use of data and techniques of engineering and technology for the study and solution of problems concerning living organisms, particularly the human being. ये एक रिसेंट ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंसेस की जो इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें हम स्टडी करते हैं उस डेटा और टेक्निक के बारे में जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की हेल्प से किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में हमें मदद करे। उसकी जो हम डेटा और टेक्निक की स्टडी करते हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, जो कंसर्न होती है जानदारों के या फिर खास तौर के ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। Levels of biological organization. Living organisms are highly complex and organized. This complexity and organization is composed of grading of structure, with each level based on the one below it and providing the foundation for the one above it. Life is built on a chemical foundation. This foundation is based on elements, each of which is a unique type of matter. जानदार जो हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं इस दुनिया में। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई होती है ग्रेडिंग के हिसाब से, इनकी कुछ लेवल होती हैं जो शुरुआत करते हैं एक छोटे से छोटे मॉलिक्यूल से लेकर, जिसको हम कहते हैं कि जिंदगी जो है वो बनी है केमिकल की फाउंडेशन पे। यही फाउंडेशन जो बेस होती है एलिमेंट पे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मेटर बने हुए होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक अलग किस्म का मेटर है, जबकि हीलियम एक अलग किस्म का मेटर है। और ये कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ मैच नहीं होता। इसी वजह से जो जानदार मौजूद है दुनिया में वो भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, वो भी चेंज होते रहते हैं। स्पीशीज बाय स्पीशीज, जिनसों जिनसों में चेंज होते हैं। As we know, an atom is the smallest possible unit of an element which retain all properties of that element. Further division of this unit produces isolated subatomic particles of which an atom is composed. Atom may combine in specific ways to form molecules. जैसा कि आपको मालूम है कि एक छोटी सी छोटी शुरुआत होती है मैटर की, जो इसका नाम है एटम। एटम किसी भी एलिमेंट का जो रिटेन करता है, सलाहियत रखता है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज रखता है अपने एटम्स में, जो फर्दर अब उस डिवीजन को वापस आइसोलेट करती जा रही है सब एटॉमिक पार्टिकल से। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक हमारा एटम बनाते हैं। एटम्स में कंबाइन इन स्पेसिफिक वेज टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम खुद जब जुड़ता है अपने एटम के साथ तो वो स्पेसिफिक खास किस्म का मॉलिक्यूल बनाता है। Simple molecules are formed spontaneously. For example, carbon dioxide. Extremely large and complex molecules are manufactured by living matter within the bodies of living organisms. सादा से सादा जो मॉलिक्यूल होता है जो जल्दी में जल्दी तुरंत तैयार हो जाता है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कार्बन जलता है ऑक्सीजन के साथ तो वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड एक काले धुएं की शेप में हमें दिखाई देता है और वो जल्द से जल्द बना देता है एक सिंपल मॉलिक्यूल, जिसको जो आगे जाके लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी बनाते रहते हैं लिविंग मैटर के अंदर। The molecules of living matter are mostly based on carbon and providing building blocks of living matter. जो मॉलिक्यूल होते हैं जानदारों में वो खास बने हुए होते हैं कार्बन एटम से, कार्बन एलिमेंट से, जो प्रोवाइड करता है हर किस्म के जानदार के मटेरियल को बिल्डिंग ब्लॉक। These are called organic molecules. इस तरह के मॉलिक्यूल को कहते हैं हम ऑर्गेनिक। Molecule of different element comprise a compound. Along with organic compounds, inorganic compounds, that is the minerals,
are also associated with living organisms, for example human blood. जो मॉलिक्यूल होते हैं लिविंग मैटर के वो मोस्टली डिपेंड करते हैं कार्बन पे, जो बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं जानदारों के मैटर पे। ऐसे किस्म के मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं एलिमेंट में जो बनते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपस में एसोसिएट करते हैं जानदार की बॉडी में, जैसे कि एक आपके पास एग्जांपल है ह्यूमन ब्लड का, जिसमें मिनरल्स, कैल्शियम, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल मौजूद होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन कंटेन प्रोटीन प्लस आयरन, प्रोटीन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आयरन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, when both combine together to form hemoglobin. The simple organic molecules are sugar, glycerol, fatty acid, amino acid, purines, and pyrimidines. In the bodies of living organisms, simple organic molecules are converted into more complex organic molecules. सिंपल जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं शुगर, ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, प्यूराइंस और पिरामिडाइंस। ये बॉडी में बनते हैं जानदारों की एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो आगे जाके कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज थ्री कैटेगरीज ऑफ फूड, जिसको हम कैटेगराइज करते हैं हमारे खाने के तीन अलग अलग लेवल्स पे। आर नेचर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। These are carbohydrates, lipids, and protein. When molecules of sugar combine together, they form carbohydrates. When molecules of lipids combine, when molecules of fatty acids combine to form lipids. When molecules of amino acids combine to form proteins. With different chemical arrangements and formation of complex molecules, the life emerges on the level of a cell. Like an atom is the smallest unit of matter, a cell is the smallest unit of life. मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जो अरेंज करते हैं आपस में अरेंजमेंट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की। ऐसे किस्म की जिंदगी जो इमर्ज होती है लेवल की उसको हम कहते हैं सेल। सेल जिंदगी की शुरुआत है। लाइक एन एटम इज स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर, जैसे कि मैटर की शुरुआत एटम से है वैसे ही जिंदगी की शुरुआत सेल से है। और सेल जो है जो छोटा सा छोटा यूनिट है जिंदगी का, जहाँ से जिंदगी की शुरुआत होती है। Fundamentally, all cells contain genes, which are functional unit of DNA. The genes provide necessary information needed to control the life of the cell. शुरुआत से लेकर जो सारे सेल्स हैं जिनमें जीन्स मौजूद होती हैं, जो डीएनए का फंक्शनल यूनिट जिसको कहा जाता है जीन को, डीएनए, वो जीन प्रोवाइड करती है सारी जरूरतमंद इंफॉर्मेशन जो कंट्रोल करती है एक सेल के अंदर जिंदगी को। The subcellular structures called organelle, जो सेल के सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, function as chemical factories and use the information in the genes to keep the cell alive, और वो इस्तेमाल करते हैं उस इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को जो जीन्स के अंदर इनकोडेड मौजूद होती हैं एक सेल को जिंदा रखने के लिए। A thin covering called cell membrane encloses the cytoplasm along with its inclusions. एक बारीकी कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो सारे साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है, बंद कर देती है, और मुख्तलिफ किस्म के इंक्लूजन के साथ, मीन इनफोल्डिंग के साथ। Some organisms, mostly microscopic, consist of one cell, but larger organisms are composed of many cells. कुछ जानदार जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो एक सेल के बने हुए होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सिनोबैक्टीरिया, एमोबा, पैरामीशियम। पर कुछ जानदार कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं, जो कंपोज होते हैं मेनी सेल से, जैसे कि डॉग, कैट, ह्यूमन बीइंग। In these multicellular organisms, cells of similar type form tissue, which perform a particular function. For example, nervous tissue, connective tissue, xylem tissue.
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल आपस में जब जुड़ते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। वही टिश्यूज वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और जाइलम टिश्यू। वेरियस टिश्यू टाइप कंबाइन टू मेक अप एन ऑर्गन। मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन। ब्रेन इज composed ऑफ many different types of tissues like cerebrospinal fluid and the neurons when combined together to form nervous tissue when different जब मुख्तलिफ किस्म के नर्वस टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो ब्रेन बनाते हैं, एक ऑर्गन होता है। Several organs that collectively perform a single function form an organ system। जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन आपस में कम्प्लीटली कंबाइन हो जाते हैं और एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं एकजुट होके एक यूनिटी में, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। For example, together the brain, the spinal cord, sense organ, and nerve form the nervous system. Altogether, different organ systems functioning in a highly advanced coordination and cooperation make up an individual whole organism. मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जो परफॉर्म करते हैं फंक्शनिंग एक हाईली एडवांस्ड कोऑर्डिनेशन में और जो कोऑपरेट करते हैं आपस में मिलकर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम, तो एक वो मुकम्मल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बियॉन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जानदार बनने के बाद भी एक मुख्तलिफ किस्म की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग एज स्पीशीज। एक जैसी जीन्स जो आपस में मिलकर अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना सकती है, पैदा कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, ऐसे किस्म के जीन्स को हम स्पीशीज का नाम देते हैं। Members of the same species living in close association in a given area are considered as population। जब उस सेम किस्म की स्पीशीज के मेंबर, बहुत सारे मेंबर एसोसिएट एक एसोसिएशन बनाते हैं, आपस में मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन, आबादी। Population of several species living and interacting in the same area form a community। A community with its environment including land, water, atmosphere constitute an ecosystem। जब मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन, मुख्तलिफ स्पीशीज की पॉपुलेशन एक एरिया में लिविंग और इंटरेक्ट करती है अपने एरिया के साथ, तो उसको हम बनाते हैं कम्युनिटी। जैसे कि बफेलोज और ह्यूमन एक सोसाइटी के बीच में रहते हैं, दोनों की पॉपुलेशन, और दोनों इंटरेक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हो गई हमारी कम्युनिटी। और यही जब कम्युनिटी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, जैसे कि जमीन, पानी और माहौल, तो वो बनाती है एक इकोसिस्टम। Finally, the entire surface region of the earth inhabited by living things is called the biosphere। और आखिर में जब ये सारे जो स्पीशीज हैं, पॉपुलेशन हैं, कम्युनिटीज हैं जो इकोसिस्टम में रहते हैं, ये सारे मिलकर जब एक रीजन के अर्थ के रीजन में रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ऐसे जानदार जो एक अर्थ के सरफेस में रीजन में रहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe and share my YouTube channel. And if you want to connect online classes, so contact me on my number that is given below. Thank you.